हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसके रिलेटेड लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे व्यूज़ रहते हैं। कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसका करना चाहिए, क्या इसको रेगुलर पेशेंट्स में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली एंजियोग्राफी हार्ट की नलियों की एक तपास है जिसमें हम को कुछ घंटे के लिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। इसमें हाथ की या पाँव की नली से हम एक कैथेटर हार्ट में लेके जाते हैं और एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा एक फ्लोरोस्कोपी मशीन पर, जिसको हम सी-आर्म या कैथलैब बोलते हैं, उस मशीन पर एक फ़ोटो आ जाती है जिससे नलियों में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, या नलियाँ नॉर्मल है एबनॉर्मल है, ये पता चलता है। सबसे पहले 1957 में एंजियोग्राफी एक सोन्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोग्राफी कैसे किया जाता है। शॉर्ट में मैंने आपको जैसा बताया कि एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसके लिए हम पेशेंट को लगभग 3 घंटे जैसा हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। इसको हाथ की नली, जिसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, या पाँव की नली, जिसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, इसमें से किया जाता है। ज़्यादातर हम इसके लिए राइट साइड के रेडियल आर्टरी या राइट साइड की फीमोरल आर्टरी को ही यूज़ करते हैं। आजकल ज़्यादातर केसेस हम हाथ से करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। पेशेंट को इसमें प्रोसीजर करने के आधे 1 घंटे के बाद भी वो चलना फिरना अपना कर सकता है और 2 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसकी कंपैरिजन में जब हम पाँव की नली से एंजियोग्राफी करते हैं तो पेशेंट को 4 से 6 घंटे तक हमको बिस्तर पे लेटा के रखना पड़ता है। वो मूवमेंट नहीं कर सकता और 1 दिन तक उसको चलने के लिए मनाही होती है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को रेडियल एंजियोग्राफी कंफर्टेबल होती है। रेडियल एंजियोग्राफी में नुकसान ये है कि थोड़ा पेशेंट को पेनफुल ज़्यादा रहता है, इसीलिए कुछ पेशेंट्स में हमें पाँव से करना पड़ता है। कभी कभी रेडियल आर्टरी 100 में से 4-5% केस में अगर टेढ़ी मेढ़ी हो या उसमें कोई ब्लॉकेजेस वगैरह हो तो भी हमें पाँव की नली से एंजियोग्राफी करना पड़ता है। 95% ऑफ द केसेस हम ज़्यादातर रेडियल आर्टरी से प्रेफर करते हैं। पाँव की नली से करने में कुछ एडवांटेज ये रहता है कि अगर हमें कोई बड़े कैथेटर्स यूज़ करना है या कॉम्प्लेक्स किसी का एंजियोप्लास्टी वगैरह करना है तो हम पाँव की नली को प्रेफर करते हैं। पर पेशेंट के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क भी ज़्यादा रहता है और उसके बाद वो रेगुलरली अपना जॉब 1-2 दिन के बाद ही चालू कर पाता है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट का प्रेफरेंस रेडियल आर्टरी यानी हाथ से किए हुए एंजियोग्राफी के लिए ज़्यादा रहता है। एंजियोग्राफिकल कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। यूजुअली इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। इसका रिस्क 0.1% के आसपास है। कुछ पेशेंट जिनका हार्ट का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट की मेन नली का ब्लॉकेज है, मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेज है, या जिनको कॉन्ट्रास्ट का कोई एलर्जी होने का चांस है, इस तरह के पेशेंट में थोड़ा रिस्क रहता है। पर जान का खतरा बहुत कम रहता है। 1000 में से एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्लीटली सेफ टेस्ट है ऐसा नहीं है। इस यही वजह है कि हम रूटीनली इस टेस्ट को नहीं करते। हम इस टेस्ट को तभी करते हैं जब पेशेंट के बाकी पैरामीटर्स में कोई एब्नॉर्मलिटी हो, उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत हो। ये डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कि कोई भी पेशेंट को ज़रा भी दर्द हुआ रूटीनली एंजियोग्राफी करके देख लिया, वैसा नहीं करते हैं। इसका कारण यही है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है और पेशेंट को 3 से 4 घंटे भर्ती रखना पड़ता है। इन्वेजिव टेस्ट है तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं कि ये प्रॉब्लम्स होगी पेशेंट को तो ही एंजियोग्राफी करना चाहिए। जिन पेशेंट्स का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, हार्ट फेलियर है उनको, या इन्फेक्शन है बॉडी में, या किडनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट में एंजियोग्राफी की मनाही होती है। कर फिर भी सकते हैं लेकिन काफ़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है और वैसे लोग में प्रॉब्लम्स होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जिसमें आधे से 1 घंटे का प्रिपरेशन टाइम होता है, जिसमें हम कुछ रूटीन ब्लड पैरामीटर्स करते हैं और हाथ की नली और पाँव की नली जिस एरिया से हमें एंजियोग्राफी करना है उसमें बाल को थोड़ा शेव करना पड़ता है ताकि, और उसको क्लीनिंग ड्रेपिंग करना पड़ता है ताकि प्रोसीजर के दौरान दिक्कत ना आए। ओपीडी बेसिस पे इसको यूजुअली नहीं करते। हाँ, डे केयर प्रोसीजर की तरह कर सकते हैं जिसमें 2 से 3 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रख के डिस्चार्ज किया जाता है। ओपीडी बेसिस पे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए जो मशीन लगती है कैथलैब, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल सेटअप्स में ही अवेलेबल होती है और ऑब्जर्वेशन और एडमिशन की फैसिलिटी ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ही होती है, इसलिए क्लिनिक्स पर इसको नहीं किया जा सकता। इसका कॉस्ट यूजुअली अलग अलग हॉस्पिटल में 6000 से 15000 के बीच में रेंज करता है, डिपेंडिंग कि पेशेंट एंजियोग्राफी के बाद कौन सा वार्ड कैटेगरी वगैरह यूज़ करता है और हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड डॉक्टर चार्जेस या जो भी चीज़ों के पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल में इसका रेट्स वेरी कर सकता है। अगर हम हाथ की नली से एंजियोग्राफी करते हैं तो एडमिशन लगभग 3 से 4 घंटे का होता है। पाँव की नली से करते हैं तो लगभग 6 से 8 घंटे का होता है। नेक्स्ट डे से ज़्यादातर लोग अपना हाथ की और पाँव की पट्टी को निकाल के अपना काम चालू कर सकते हैं। पाँव की नली से अगर किया हो तो मे बी जॉब 1 से 2 दिन के बाद चालू करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पाँव से थोड़ा ब्लीडिंग होने का चांस रहता है।
प्रोसीजर के बाद हम पेशेंट को यूजली 2 से 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। वो इसलिए रखना पड़ता है कि पेशेंट को कोई कॉन्ट्रास्ट का एलर्जी या रिएक्शन ना हो, और दूसरा जो पंचर साइट है उसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो कई बार हाई ब्लीडिंग भी हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इसलिए 2 से 3 घंटे हमें पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट करना पड़ता है। जो ब्लड टेस्ट एंजियोग्राफी के लिए हमें ज़रूरत होते हैं वो पेशेंट को करवा के लाने की ज़रूरत नहीं होती। एडमिशन के बाद रूटीनली हम ये ब्लड टेस्ट करते ही हैं। कभी कभी ब्लड टेस्ट में अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लगती है या पेशेंट को किडनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है या कोई पैरामीटर्स गड़बड़ आते हैं तो एंजियोग्राफी कैंसिल भी किया जा सकता है। प्री प्लान एंजियोग्राफी को भी कभी कभी पैरामीटर्स के बेसिस पे कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोसीजर से पहले लगभग 3 घंटे खाली पेट होने का ज़रूरत है, और प्रोसीजर के आधे से 1 घंटे के बाद पेशेंट थोड़ा जूस वगैरह ले सकता है, और 1 से 1.5 घंटे के बाद नॉर्मल थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड खा सकता है। फुल नाइट फास्टिंग वगैरह का इसके लिए इतना ज़रूरत नहीं होता। नॉर्मल अपना व्यक्ति अगर किसी का हाथ से एंजियोग्राफी करते हैं तो वो नेक्स्ट डे से अपना हाथ का यूज़ नॉर्मली कर सकता है, लिखने वगैरह का काम 4-5 घंटे के बाद भी कर सकता है। पाँव से अगर एंजियोग्राफी की हो तो चलने फिरने के काम में यूजली 1 दिन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखना चाहिए। प्लास्टर जो लगा के पेशेंट को भेजा जाता है वो 1 दिन के बाद पेशेंट निकाल सकता है। अब हम बात करेंगे एंजियोग्राफी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, या कुछ जो प्रिकॉशंस पेशेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर पेशेंट जिनका भी एंजियोग्राफी करना होता है इसमें कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज़ होता है जो कि किडनी के द्वारा बॉडी से फ्लश आउट होता है, तो इसके लिए पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी एलर्जी की हिस्ट्री है, पुराने किसी रिएक्शन एलर्जी का पेशेंट को हुआ है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। एंजियोग्राफी होने के बाद आपको उस एरिया से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, या वहाँ पे खून जमा तो नहीं हो रहा, इस सब बातों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे एंजियोग्राफी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का, या किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर में बॉडी में हमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट नॉर्मली थोड़ा सा टॉक्सिक होता है और किडनी के द्वारा ही बॉडी से बाहर निकलता है, इसलिए एंजियोग्राफी से पहले और एंजियोग्राफी के बाद बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रास्ट से या कोई और सब्सटेंस से एलर्जी है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। प्रोसीजर के बाद अगर आपको जहाँ से एंजियोग्राफी की गई है वहाँ पे अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई घाव वगैरह हो गया है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत पेन अगर उस एरिया में हो रहा है तो 1-2 दिन के लिए तो वो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत पेन किलर आप ले सकते हैं, बर्फ़ लगा के सिकाई कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ये पेन 1-2 दिन में चला जाता है। कुछ लोगों को पंचर साइट के आसपास थोड़ा बहुत ब्लड जमा हो जाने की वजह से काला धब्बा वगैरह पड़ सकता है, इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये दाग 1-आध महीने में चला जाता है, क्योंकि ब्लड बॉडी धीरे धीरे करके वो ब्लड का पिगमेंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो 1-आध महीने में वो दाग चला जाता है। अगर पंचर साइट पे किसी को इन्फेक्शन होता है, घाव हो जाता है या वहाँ पे लाल होने लगता है तो उसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए डॉक्टर आपको 4-5 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक और कुछ लगाने की क्रीम्स वगैरह देते हैं, तो ज़्यादातर उसमें दिक्कत नहीं आती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर फीवर वगैरह आ रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। एलर्जिक रिएक्शन कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड बहुत कम चांस है, हज़ारों में 1-आध किसी को ही होता है, पर अगर आपको किसी की कोई एलर्जिक टेंडेंसी है तो उसे डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। कुछ एलर्जी अवॉइड करने के इंजेक्शंस होते हैं, वो आपको प्रोसीजर से पहले लगाने से एलर्जी का चांस वैसे कम हो जाता है। रूटीनली भी ये इंजेक्शन हर पेशेंट को लगाए ही जाते हैं, पर हाँ जिनको ज़्यादा चांसेस है उनको मे बी 1-आध एक्स्ट्रा डोज इनका लगाया जा सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को एंजियोग्राफी के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो शॉर्ट लास्टिंग ही होती है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट या सीरियस प्रॉब्लम्स होने का चांस बहुत कम होता है। बहुत रेयरली किसी पेशेंट को अगर किडनी का पहले से प्रॉब्लम रहा हो या हार्ट फेलियर अगर रहा हो तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है, पर रिस्क हज़ारों में 1-आधी किसी को होता है। अब हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। रेगुलर ये जो एंजियोग्राफी की हम बात कर रहे थे इसे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी बोलते हैं या कैथेटर एंजियोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा एक सीटी एंजियोग्राफी होता है जिसमें पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ये इन्वेजिव भी नहीं होता क्योंकि इसमें हार्ट के पास हम कैथेटर नहीं लेके जाते, डायरेक्ट एक कैनुला से जैसे सलाइन चढ़ाते हैं वैसे एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और सीटी स्कैन की मशीन पर फोटो आ जाती है। कॉन्ट्रास्ट इसमें भी यूज़ होता है, कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो इसमें भी आएंगी, लेकिन हाँ इसके लिए भर्ती करने का ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई कैथेटर हार्ट के पास ले जाने का ज़रूरत नहीं है, तो कंपेरेटिवली लेस इन्वेजिव माना जाता है। हालांकि कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव तो ये भी नहीं है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर्स बहुत कम होते हैं या जिसमें हमें सिर्फ रूल आउट करने के लिए
देखना है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वहाँ पे हम सीटी एंजियो प्रेफर करते हैं, क्योंकि सीटी एंजियो का नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि अगर इसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पर अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको कंफर्म करने के लिए काफ़ी केसेस में हमको रेगुलर कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू यानी रिपोर्ट पॉजिटिव अगर हो तो उसकी वैल्यू कैथेटर एंजियो की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीटी एंजियो। जहाँ पे पेशेंट में काफ़ी डाउट लग रहा है या रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं या उम्र दराज पेशेंट है, नलियों में कैल्शियम होने का चांस ज़्यादा है, वहाँ पर हम कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किडनी के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट में भी हम रेगुलर एंजियो को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेगुलर एंजियो में कॉन्ट्रास्ट 10 से 15 ml ही यूज़ होता है एज़ कम्पेयर सीटी एंजियो में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का चांस सीटी एंजियो में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एंजियो। बाईपास वाले पेशेंट्स में या जिन व्यक्ति में टेढ़ी मेढ़ी अनोमलस नली जिनको बोलते हैं, वैसे पेशेंट्स में सीटी एंजियो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल नलियों में कैथेटर बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही शूट में सारी नलियों को फोटो आ जाता है और इसमें टेक्निकल इश्यूज उतने ज़्यादा नहीं आते एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एंजियोज। यूजुअली रेगुलर एंजियो इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें हर बार हम हाथ की नली में से कैथेटर पास करते हैं, इसलिए हाथ की नली में डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके लिए हर बार स्क्रीनिंग के लिए बार बार हम रेगुलर एंजियोज पेशेंट को एडवाइज़ नहीं करते। बार बार एंजियो करने से लोगों को हाथ की और पाँव की नली का परमानेंट डैमेज होने का चांस रहता है। इसके कंपैरिजन में दूसरे जो स्ट्रेस टेस्ट हैं, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस थेलियम टेस्ट, स्ट्रेस एमआरआई, ये टेस्ट कंपैरेटिवली सेफर होते हैं, तो इसको हम हर 6 महीने या हर साल में भी अगर रिपीट करें तो कोई नुकसान नहीं है। पर बार बार नलियों को देखने के लिए रेगुलर एंजियोग्राफी करना ज़्यादा इन्वेजिव माना जाता है और इसको रिकमेंड यूजली नहीं किया जाता है। जहाँ पे नॉन इन्वेजिव टेस्ट जैसे कि टीएमटी अगर पॉजिटिव आता है या इसमें कोई सिग्निफिकेंट डाउट लगता है, तब हम रेगुलर एंजियो करके अपनी फाइंडिंग्स को कंफर्म करते हैं। रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रेगुलर एंजियो रिकमेंडेड नहीं है। ट्रेडमिल टेस्ट अगर जो हम करते हैं, इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू लगभग 70 to 80% रहता है। 20 से 30% केस में इसमें गलत रिपोर्ट भी आ सकती है। जहाँ पे हमें ज़्यादा डाउट लगता है या रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम कंफर्म करने के लिए रेगुलर एंजियो करते हैं, या हमें अगर ये डाउट लगता है कि रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव है तो भी हम कंफर्म करने के लिए एंजियो करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर ओपीडी पेशेंट्स पे ओपीडी बेसिस पे जो भी पेशेंट्स हमारे पास छाती का दर्द लेके आते हैं उनका हम ट्रेडमिल टेस्ट सबसे पहले करते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर ही हमें उनका एंजियोग्राफी करना चाहिए। अब एंजियोग्राफी का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? कई लोगों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं, कितनी नलियाँ होती है, क्या होती है, उसमें कितने ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, किसको माइनर अटैक बोलते हैं, किसको मेजर अटैक बोलते हैं। इस बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। नॉर्मली हार्ट में 3 नलियाँ होती है, जिसमें लेफ़्ट साइड की 2 नली होती है और राइट साइड की 1। जो लेफ़्ट साइड की 2 नली होती है उसमें आगे की दीवार की नली को लेफ्ट एंटर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं। ये हार्ट की मेन नली है। इसमें हार्ट अटैक सबसे मेजर होता है और इसमें ये क्योंकि नली हार्ट का सबसे ज़्यादा एरिया सप्लाई करती है तो इसमें जान जाने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक पीछे की नली होती है जिसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स नली बोलते हैं और एक राइट साइड की नली होती है उसको राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। ये सर्कमफ्लेक्स और राइट कॉर्नरी आर्टरी लगभग सिमिलर एरियाज़ को सप्लाई करती है। इसमें से कौन सी ज़्यादा आर्टरी बड़ी है वो डिसाइड करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको डोमिनेंट सिस्टम बोलते हैं। अगर जिन लोगों की नली राइट साइड की बड़ी है, लेफ्ट साइड की पीछे वाली नली छोटी है, उसको राइट डोमिनेंट सिस्टम बोलते हैं। जिसमें पीछे की सर्कमफ्लेक्स नली बड़ी है, राइट की छोटी है, उसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। इसका रूटीन केसेस में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ अगर आपकी कोई डोमिनेंट नली का हार्ट अटैक आया है तो उसमें जान जाने का रिस्क कम होता है। अगर नॉन डोमिनेंट या छोटी नली का हार्ट अटैक आया है तो वो कंपेरेटिवली माइनर होता है, उसमें जान जाने का रिस्क कम होता है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आया तो उसको प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे हार्ट अटैक आया तो मुझे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी नली का हार्ट अटैक है, कितना बड़ा हार्ट अटैक है और उसमें हार्ट का कितना डैमेज हुआ, पंप फंक्शन कितना कम हो गया। इस चीज़ों पर लॉन्ग टर्म पेशेंट का सर्वाइवल या उसका डेथ होना डिपेंड करता है। हर अटैक सेम नहीं होता, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। किस अटैक को हम मेजर बोलते हैं ये इस बात पर डिसाइड होता है कि कितना पंप फंक्शन डैमेज हुआ, ट्रोपोनिन यानी कार्डियक एंजाइम जो हम टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है और कितनी बड़ी नली का अटैक है, इसके बेसिस पे माइनर या मेजर अटैक डिसाइड होता है। ज़्यादातर एंजियोग्राफी के बाद अनलेस अक्यूट हार्ट अटैक हो तो तुरंत एंजियोप्लास्टी करना कंपलसरी नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम कुछ टाइम लेके, अगर 70-80% ब्लॉकेज हो तो कुछ टाइम लेके भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज हो, 95 या 100% ब्लॉकेज हो या अक्यूट हार्ट अटैक हो तो उसे इमरजेंसी सिचुएशन माना जाता है, उसमें तुरंत एंजियोप्लास्टी करना चाहिए।
तुरंत एंजियोप्लास्टी करने का फ़ायदा ये है कि जो नली से हम जिस ट्यूब से हम एंजियोग्राफी करते हैं लगभग उसी ट्यूब्स में एक दूसरा कैथेटर डाल के वायर डाल के एंजियोप्लास्टी करना होता है। एंजियोग्राफी प्रोसीजर करने में 5-10 मिनट लगता है, एंजियोप्लास्टी करने में 15 से 20 मिनट लगता है, तुरंत ही किया जा सकता है। तो करने में पेशेंट को कन्वीनियंस के हिसाब से बेनिफिट ज़्यादा रहता है। अदरवाइज रूटीन केस में जहाँ पेशेंट को कोई हार्ट अटैक नहीं है वहाँ हर ब्लॉकेज का तुरंत एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली डिसाइड करना ऐसा कंपलसरी नहीं होता। कभी कभी एंजियोग्राफी किसी का नॉर्मल आता है, उस वैसे तरह के पेशेंट्स में बार बार रिपीट एंजियो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स को जिनको इनसिग्निफिकेंट डिजीज़ बोलते हैं, यानी कि जिसमें ब्लॉकेज थोड़ा तो है पर 50% से कम है, उसको इनसिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। ऐसे लोगों में हमको रिपीट थोड़ी बहुत दवा भी देनी पड़ती है और रिपीटेडली उनका टीएमटी या नॉन इन्वेजिव टेस्ट से इवैल्यूएट करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा ट्रीटमेंट के लिए कट ऑफ 70% का रहता है कि 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है या पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो वैसे पेशेंट में जहाँ ब्लॉकेज 40-50% से कम है वहाँ हम कुछ सालों के बाद रिपीट ट्रीटमेंट वगैरह अगर पॉजिटिव आता है तो एंजियो करते हैं, और अगर वो 70-80% से बढ़ जाता है ब्लॉकेज या पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा होती है तो हम उनका एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन इन पेशेंट्स को दवा लेने की ज़रूरत होती है। जिन लोगों का एंजियो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, जिसमें 10% भी ब्लॉकेज नहीं होता, उसमें दवा ना भी ले पेशेंट तो भी चलता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। ब्लॉकेजेस नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल से बने हुए तत्व होते हैं जो हार्ट की नलियों में जमा हो जाते हैं। ज़्यादातर ये जिन लोगों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कोई व्यसन हो, वज़न ज़्यादा हो, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, इन लोगों को हार्ट के ब्लॉकेजेस होने का चांस होता है। हालांकि ये रिस्क फैक्टर होने से रिस्क बढ़ता ज़रूर है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं हो उनको कोई ब्लॉकेजेस नहीं हो सकते। ब्लॉकेजेस उनके ऐसे लोग को भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली चांस उनमें थोड़ा कम रहता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होने वाले लोग जिनका है उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है, उनको भी नलियों का ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ एक पैरामीटर है जज करने का, पर कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी कितनी है, नली में जमा होने की टेंडेंसी कितनी है, उससे वो ज़्यादा डिसाइड करती है कि किसको हार्ट अटैक आएगा या किसको ब्लॉकेजेस डेवलप होगा। सिर्फ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर लेने से ये कंफर्म नहीं हो जाता कि किसी को ब्लॉकेज नहीं है। ये जो ब्लॉकेजेस एक बार नली में डेवलप हो जाते हैं वो दवा पर खुल नहीं सकते। कई डॉक्टर पेशेंट पूछते हैं हमसे कि साहब ये दवा से खुल जाएगा क्या। यूजली कोई भी ब्लॉकेजेस दवा से खुलते नहीं हैं, दवा से उन्हें मेंटेन किया जा सकता है, दवा से वो उनका बढ़ना कुछ हद तक रोका जा सकता है। पर दवा लेने के बावजूद भी कितने भी हाई डोज दवा ले, कितना भी परहेज करें, ये 100% गारंटी नहीं होती कि ब्लॉकेजेस कभी नहीं बढ़ेंगे। दवा लेने का पर्पज़ ये है कि ब्लॉकेज होने का चांस कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और हार्ट अटैक होने का चांस, क्योंकि दवा से प्लाक जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है वो स्टेबल हो जाता है, तो इसमें उनके डैमेज होने का, रप्चर होने का और हार्ट अटैक करने का चांस कंपैरेटिवली दवा लेने से कम हो जाता है। पर दवा लेने से ये कभी 100% गारंटी हो जाती है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए इतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये ब्लॉकेजेस को खोलते हैं। ये दवाइयाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ़ माना जाता है, पर एक्चुअल में ये कितनी सेफ़ है और कितना ब्लॉकेजेस को ओपन करती हैं इसके लिए कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। काफ़ी लोग नेचुरल बाईपास के बारे में बात करते हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थेरेपी है एंजियोप्लास्टी बाईपास, उससे ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेचुरल बाईपास में नलियों को थोड़ा बहुत कोलैटरल सप्लाई मिल जाता है, थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई मिल सकता है, लेकिन वो आपकी हार्ट की पूरी ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। उसके बावजूद भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स रह सकते हैं। इसलिए ये पद्धतियों के लिए कोई इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं है, और ज़्यादातर पेशेंट्स में इनको रिकमेंड नहीं किया जाता। कुछ लोग बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी के लिए बात करते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि एक EDTA नाम का केमिकल हार्ट की नलियों में इंजेक्ट किया जाता है। ये केमिकल नॉर्मली हेवी मेटल्स को बांधने के लिए यूज़ किया जाता है, हेवी मेटल पॉइजनिंग वाले केसेस में। अब कोलेस्ट्रॉल से बने हुए ब्लॉकेजेस हेवी मेटल बांधने वाले मेटल EDTA केमिकल से कैसे रिएक्ट करेंगे और उसमें इफेक्ट आएगा कि नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर माना जाता है कि इन केमिकल से कुछ फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में, या इनफैक्ट ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट ने ऐसा एक भी केस नहीं देखा है अपनी लाइफ में कि जिसमें इन सब ऑल्टरनेटिव थेरेपी से कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा पेशेंट को होता है। रिसेंटली यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें एक वैक्यूम एस्पिरेशन कैथेटर को एंजियोप्लास्टी का ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वो जो वीडियो था वो काफ़ी हद तक फेक था, क्योंकि उसमें जो कैथेटर बताया जा रहा था वो खाली क्लॉट को सक्शन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो स्टेंट्स का ऑल्टरनेटिव नहीं है।
और वो एक्यूट हार्ट अटैक में जहाँ नली में लोहे का थक्का जमा हो या ब्लड का क्लॉट जमा हो, उसको निकालने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। पर ना तो कोई हॉस्पिटल उसको फ्री या ऐसे लो चार्जेस में कर सकता है, क्योंकि कैथेटर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, और ना ही वो एंजियोप्लास्टी का ऑल्टरनेटिव है, ये जानना ज़रूरी है। ये वीडियो एक्चुअल में जब वायरल हुआ था तो काफ़ी पेशेंट्स हमें मैसेज करके या फ़ोन करके पूछते थे कि ये नया टेक्निक आपके पास है कि नहीं, पर एक्चुअल में ये एंजियोप्लास्टी का टेक्निक ही नहीं है, ये एंजियोप्लास्टी का एडजंक्ट है कि सिर्फ क्लॉट निकालने के लिए कैथेटर को यूज़ किया जा सकता है। ये फेक वीडियो था जो लोगों ने यूट्यूब पे सर्कुलेट कर दिया था या व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया था। लास्टली हम बात करेंगे कुछ लॉजिस्टिक रिलेटेड इश्यूज़ की। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए यूजली पेशेंट को भर्ती रखना पड़ता है, इसलिए क्लिनिक्स पे पॉसिबल नहीं है, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हम एंजियोग्राफी वलसाड में नॉर्मली मैं ये एंजियोग्राफी डॉक्टर हाउस में करता हूँ, जेनिथ डॉक्टर हाउस में। वापी में मैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के जो भी प्रोसीजर्स है ये 21st सेंचुरी हॉस्पिटल में करता हूँ। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एंजियोग्राफी का लगभग 6 से 10 हज़ार के आसपास आता है। ये सारे टेस्ट और ट्रीटमेंट मेडिक्लेम्स और माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे जो सरकारी स्कीम्स है इसमें भी कवर्ड होती हैं। थैंक यू। कितना मिनट का